ये सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है। क्या हमारे अलावा इस यूनिवर्स में कोई और है? इस यूनिवर्स में अनबिलीवेबल नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं। इन गैलेक्सीज में अनबिलीवेबल नंबर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं। यहाँ स्पेस में क्लाउड के फॉर्म में वाटर है और बाकी सभी तरह के केमिकल्स मौजूद हैं जिनसे अर्थ पर लाइफ बनी है। फिर भी हम ये नहीं जानते कि यहाँ स्पेस में हमारे अलावा कोई और है या नहीं। तो फिर इमेजिन करो एक म्यूजियम के बारे में जिसमें हर टाइप की लाइफ रखी हुई है जिसे हम जानते हैं, और वो लाइफ जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम यहाँ अर्थ पर जानते हैं लाइफ कार्बन और वाटर से बनी है, और कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्स में हर जगह पाया जाता है। ये फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स में से एक है। कार्बन के एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एटम्स के साथ 4-वे बॉन्ड बना सकते हैं, और ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ह्यूज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। और ये सेम कार्बन के कंपाउंड्स स्पेस और दूसरे प्लैनेट्स पर भर भर के पाए जाते हैं। और हाल ही में साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ डीएनए की डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो भी सब कार्बन बेस्ड। इस रिसर्च ने इस बात की पॉसिबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया कि अगर लाइफ अर्थ जैसे किसी और प्लैनेट पर शुरू होती है तो वो अर्थ की लाइफ से मिलती जुलती होगी। वहां के एनिमल्स हमारी अर्थ के एनिमल से मिलते जुलते होंगे, क्योंकि अगर कोई भी लाइफ अर्थ लाइक प्लैनेट पर शुरू होती है तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो लाइफ हमारी तरह होगी, जिसे ह्यूमनॉइड क्रीचर कहते हैं। इस टाइप के क्रीचर बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इस यूनिवर्स में अर्थ लाइक प्लैनेट का नंबर अनबिलीवेबल है। अगर 10 लाख अर्थ जैसे प्लैनेट में से सिर्फ एक प्लैनेट पर भी हमारी जैसी कोई लाइफ शुरू होती है, तब भी यहाँ पर हमारे जैसे लाखों होंगे। लेकिन ऐसी किसी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ की शुरुआत से पहले उस प्लैनेट पर प्लांट लाइफ का होना एक बहुत जरूरी चीज है, प्लैनेट को लॉन्ग टर्म हैबिटेबल रखने के लिए। यहाँ अर्थ पर वेजिटेशन ग्रीन होते हैं क्योंकि वो सनलाइट के स्पेक्ट्रम से अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन यहाँ स्पेस में स्टार्स कई कलर्स में आते हैं। रेड हॉट स्टार के अराउंड प्लैनेट्स पर प्लांट्स रेड होंगे जो सन से आने वाली रिच ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और डिम ड्वार्फ स्टार के अराउंड वेजिटेशन ब्लैक होंगे। ये स्टार से आने वाली सभी तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए अडॉप्ट हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ लाइफ की मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं, तो फिर आज तक हमें कोई डिफरेंट लाइफ देखने को क्यों नहीं मिली? सेटी ने अब तक हजारों स्टार सिस्टम को स्कैन किया है। कई सौ अर्थ जैसे प्लैनेट्स के बारे में हम खुद जानते हैं। हम 24 घंटे स्पेस में रेडियो सिग्नल्स को ढूंढते रहते हैं। स्पेस में हुए अजीब फ्लैशेस और स्टार लाइट जो अजीब तरीके से डिम होती है, हम उसे भी स्टडी करते हैं। और हमारा खुद का भेजा गया रेडियो सिग्नल 100 लाइट ईयर्स तक ट्रैवल कर चुका है, जो बहुत सारे सोलर सिस्टम को क्रॉस कर चुका है। इतने सारे रेडियो सिग्नल्स, इतनी सारी डेकेड्स की रिसर्च और मिलियंस ऑफ जीबी का डाटा एनालाइज करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन क्यों? इसका पहला रीजन ये हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। अभी आप स्क्रीन पर जितने नंबर ऑफ फ्लैशेस देख रहे हो, वो सब एक स्टार है जिनके अराउंड अर्थ जैसे कई सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। और जानते हो इस पिक्चर में हम कहाँ हैं? वो छोटा सर्कल देख रहे हो, उसके बीच में जो डॉट है, हम वहां हैं। बहुत मुश्किल है ना इस गैलेक्सी में खुद को ढूंढना। और इस गैलेक्सी जैसी यहाँ पर इतनी सारी गैलेक्सीज हैं जिनके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी स्क्रीन पर जो फ्लैशेस दिख रही हैं, उनमें से हर एक सिंगल फ्लैश एक गैलेक्सी है। हर एक छोटे से छोटा डॉट एक गैलेक्सी है। इनमें से 2 ट्रिलियन से ज्यादा ऐसी गैलेक्सीज हैं जो हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हैं। ना हम वहां कभी जा सकते हैं, ना हमारा भेजा गया प्रोब कभी वहां तक जा पाएगा। ये प्रैक्टिकल स्टडी के लिए इम्पॉसिबल है।
फिर भी इस यूनिवर्स में एलियन लाइफ या किसी भी एडवांस सिविलाइजेशन को ढूंढना एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी है। अगर हमने स्पेस में कोई भी हमसे एडवांस सिविलाइजेशन को ढूंढ लिया तो उनकी नॉलेज और टेक्नोलॉजी को शेयर करके हम खुद को कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो सकते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हमें कार्डाशेव स्केल को देखना होगा, जिसमें सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसने अपने होम प्लैनेट पर मास्टरी कर ली हो, प्लैनेट पर मौजूद सारे रिसोर्सेज और एनर्जी का इस्तेमाल करती हो। टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसने अपने पूरे स्टार पर मास्टरी कर ली हो, जो अपने पूरे स्टार से निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए। और टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसने अपनी पूरी गैलेक्सी में मास्टरी कर ली हो। इस स्केल के हिसाब से अगर हम खुद को देखें तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है। अगर हम इस यूनिवर्स की एज को देखें तो इसकी उम्र लगभग 14 बिलियन ईयर्स है और अर्थ पर लाइफ अप्रॉक्स 4 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई थी। इतने टाइम में हम लगभग इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम स्पेस में एक अलग सिविलाइजेशन को ढूंढने की क्यूरियोसिटी रखते हैं। तो अर्थ पर लाइफ शुरू होने से पहले यहाँ पर और भी प्लैनेट्स थे जहाँ लाइफ 6 बिलियन या फिर 8 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हो गई होगी। तो फिर वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड होंगे। इससे पहले कि हम किसी एडवांस सिविलाइजेशन को ढूंढें, उससे पहले हम अपने जैसी सिविलाइजेशन को कैसे ढूंढें जो अभी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बनी है। ऐसी कोई सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए हमारी मदद करेगा उस प्लैनेट पर रह रहा बैक्टीरिया। अगर हमें किसी भी दूसरे प्लैनेट पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल गए तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। और किसी भी प्लैनेट पर लाइफ शुरू होने के लिए बैक्टीरिया एक बहुत जरूरी चीज है। इवन लाइफ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ही बैक्टीरिया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जरूरी गैसेस हैं जो नेचुरली नहीं बनती, उन्हें बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑक्सीजन और मीथेन। इन दोनों गैसेस के बिना लाइफ नहीं है और लाइफ के बिना ये दोनों गैसेस नहीं है। तो इस हिसाब से इन दोनों गैसेस का एक एटमॉस्फेयर में होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ये दोनों गैसेस मौजूद होंगी तो वो लाइट के स्पेक्ट्रम में अपना एक अलग इम्प्रिंट छोड़ देगी। इसी टाइप के इम्प्रिंट्स को ढूंढने के लिए हमने जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। इन नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप की मदद से हम प्लैनेट और स्टार को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और इस स्टडी से ये प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा कि किसी भी प्लैनेट पर लाइफ है या नहीं। इसीलिए इस म्यूजियम में सबसे लार्जेस्ट एलियन लाइफ के कलेक्शन में टाइनी माइक्रोब्स होंगे। इन माइक्रोब्स की इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और अगर हमारे टेलीस्कोप ने किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में इन गैसेस को डिटेक्ट किया तो वहां हो सकता है कि ऐसी लाइफ हो जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा एडवांस ना हो। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिविलाइजेशन भी होंगी जो अपने पूरे प्लैनेट के रिसोर्सेज और एनर्जी का इस्तेमाल करने लगी होगी और टाइप 1 सिविलाइजेशन बन गई होगी। इस लेवल की मास्टरी के साथ एक कमाल की पावर आती है। ये यहाँ प्लैनेट पर होने वाले हर इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्लैनेट के वेदर तक। 2015 में रिसर्चर्स ने एक स्टार को मॉनिटर किया था जिसकी लाइट अजीब तरीके से डिम हो रही थी। इस स्टार लाइट के इस तरीके से डिम होने की वजह बड़े डस्ट क्लाउड को दिया गया। लेकिन यहाँ इस चीज की एक और वजह हो सकती है। हो सकता है उस स्टार के अराउंड एक एलियन मेगा स्ट्रक्चर हो। अगर कोई भी सिविलाइजेशन ने इस लेवल तक मास्टरी कर ली तो वो टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएगी। जो कि सोलर सिस्टम में मौजूद सारे प्लैनेट को टेराफॉर्म कर सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि डायसन स्फीयर का डिजाइन कैसा है, वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करेगा। और थियरी में ये डायसन स्फीयर ब्लैक होल्स के अराउंड भी बिल्ड किए जा सकते हैं जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एनर्जी प्रोड्यूस करते रहेंगे। अगर कोई भी सिविलाइजेशन के पास ये मेगा स्ट्रक्चर है तो हम उसे अर्थ से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी सिविलाइजेशन जिनके पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हो वो स्पेस में हर जगह जाना पसंद करेंगे।
उनके पास लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजी होगी। अगर कोई भी एलियन शिप नियर लाइट स्पीड से ट्रैवल करती है तो वो अपने पीछे लॉन्ग आयोनाइज्ड गैस की ट्रेल छोड़ेगी। ये ट्रेल्स इंफ्रारेड रेडिएशन की तरह डिटेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन कितनी भी एडवांस हो जाए, वो उन चीजों से हमेशा डरेगी जिनसे हम डरते हैं। गामा रे बर्स्ट, सुपरनोवा और एस्टेरॉयड इंपैक्ट, ये सारे इवेंट्स एक बहुत बड़े थ्रेट हैं जो प्लैनेट से पूरी तरह लाइफ को खत्म कर सकते हैं। इस चीज से बचने के लिए किसी भी सिविलाइजेशन के पास दो तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। फर्स्ट, अगर उन्हें प्लैनेट पर रहना है तो ऐसे थ्रेट से बचने के लिए उन्हें एक प्लैनेटरी शील्ड बनानी होगी जो उन्हें स्पेस से आने वाले बड़े से बड़े खतरे से बचाएगा। इस शील्ड को चलाने के लिए एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो उन्हें डायसन स्फीयर प्रोवाइड करेगा। और अगर इन्हें प्लैनेट की सरफेस से दूर एम्प्टी स्पेस में रहना है तो इसके लिए ये माइंड बॉगलिंग स्ट्रक्चर किसी भी सिविलाइजेशन के लिए ये एक परफेक्ट जगह होगी रहने के लिए, हर खतरे से दूर। और ये माइंड बॉगलिंग स्ट्रक्चर स्पेस में बहुत ज्यादा इंफ्रारेड हीट रिलीज करेगा और ये भी थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर से डिटेक्ट किया जा सकता है। कार्बन बेस्ड लाइफ जैसे कि हमारी तरह की लाइफ, ये टाइम के साथ बहुत ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस में कहीं भी ट्रैवल करने का पोटेंशियल रख सकते हैं और ये अबेंडेंट यूनिवर्स को कॉलोनाइज भी कर सकते हैं। लेकिन क्या नेचर में सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिससे इतने कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बन सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ और भी है? सिलिकॉन बेस्ड लाइफ। अगर हम पहली बार सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन भी ठीक कार्बन की तरह 4-वे बॉन्ड बना सकता है, लेकिन सिलिकॉन के बॉन्ड कार्बन के बॉन्ड की तरह मजबूत नहीं होते, इसलिए ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये किसी भी टेम्परेचर में लाइफ की एक अलग पॉसिबिलिटी रखते हैं। Based on the silicon atom instead of carbon would be more resistant to the extreme cold, providing a whole new range of weird forms. लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जब ये सिलिकॉन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब ये सॉलिड बन जाता है। सिलिकॉन से बनी लाइफ को सस्टेन होने के लिए उन्हें ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होगा, जैसे सैटर्न का मून टाइटन। यहाँ पर लिक्विड मीथेन की लेक्स हैं, जो कि एक बिल्कुल सही एनवायरनमेंट है सिलिकॉन बेस्ड लाइफ के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ फ्रोजन वर्ल्ड ही ऐसे नहीं है जहाँ एक्सोटिक लाइफ हो सकती है। हाई टेम्परेचर के अंदर सिलिकॉन बॉन्ड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और रिएक्टिव हो जाते हैं, जो लाइफ का एक नया चैप्टर खोलता है, जहाँ लाइफ मोल्टन लावा के अंदर रहती है। और ऐसा भी हो सकता है कि सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म हमारी अर्थ की क्रस्ट के नीचे मैग्नो चेंबर में रहते हैं, बस हमें ये बात पता नहीं। लेकिन यहाँ लाइफ सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है जो नेचुरली इवॉल्व हो। लाइफ एक ऐसी चीज है जिसे क्रिएट किया जा सकता है। हम इंसानों के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब हम लाइफ को क्रिएट करने की बात करते हैं तो यहाँ पर कमाल की पॉसिबिलिटी निकलती है। मशीन बेस्ड लाइफ, इसके अंदर किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं होगी। ये स्पेस में मौजूद लगभग हर जगह जा सकते हैं। ये प्लैनेट पर लगभग हर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए पॉसिबल नहीं है। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स कुछ मिलियन सालों में ही पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर सकती हैं। और हो सकता है आगे जाकर यही बन जाए टाइप 3 सिविलाइजेशन। और जिस भी सिविलाइजेशन ने इस लेवल तक मास्टरी कर ली तो वो पूरी गैलेक्सी में डायसन स्फीयर का जाल बिछाकर पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज कर सकता है। और इतनी एडवांस सिविलाइजेशन को ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान है, बल्कि अगर कोई इतनी एडवांस सिविलाइजेशन होती तो वो हमें ही ढूंढ लेती। अब तक हमने जितनी भी टेक, जितनी भी सिविलाइजेशन की बात की है, उन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और इतनी एडवांस सिविलाइजेशन होती तो वो ही हमें डिटेक्ट कर लेती, हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की वजह से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे छुप कर रहना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ एलियंस तब आए थे जब यहाँ पर डायनासोर्स रहते थे।
या फिर ये भी हो सकता है कि एलियन रेस बहुत पहले ही खत्म हो गई होगी और हम बिल्कुल लास्ट में आए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि हम इस पूरे यूनिवर्स में पहले हैं, इंटेलिजेंट लाइफ को इस यूनिवर्स में स्टार्ट करने के लिए।